वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड लिखने बताऊंगी। तो सभी बच्चे कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठेंगे ताकि अलग अलग वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 38 पर चैप्टर नंबर 5 है और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है अनीता और शहद की मक्खियाँ। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको एक अनीता नाम की लड़की की सच्ची कहानी पढ़ाई जाएगी, जिसमें अनीता एक गांव में रहती है बिहार में। वहां पर उसे उसके माँ बाप पढ़ने नहीं देते हैं, मगर वो जिद कर कर पढ़ती है और फिर अपने शहद की मक्खियों का खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं बोचाहा गांव में रहती हूँ। ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। मैं अपने वालिदैन और छोटे छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ और मैं कॉलेज में भी पढ़ती हूँ। इसके अलावा बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और मैं शहद की मक्खियाँ भी पालती हूँ। समझ में आया ये सब अपने बारे में कौन बता रहा है? अनीता बता रही है कि वो अपने माँ बाप और छोटे भाइयों के साथ रहती है, कॉलेज पढ़ने जाती है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। अब वो अपनी कहानी बताने जा रही है। कहती है कि ये सब करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं रहा। जब मैं छोटी थी, अपना वक्त अपनी बकरियों के साथ गुजारती थी। जब वो घास चर रही होती थी, मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे वालिदैन लड़कियों के स्कूल जाने के ख्याल को भी नापसंद करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि मैं स्कूल पढ़ने जाऊं। ये एक हकीकी यानी कि सच्ची कहानी है। अब है पेज नंबर 39। स्कूल जाना एक ख्वाब। अनीता कहती है कि उसके लिए स्कूल जाना एक ख्वाब था। एक दिन अनीता कहती है कि मैंने अपने गांव के स्कूल में झांक कर देखा। मैं अपने आप को वहां जाने से रोक ना सकी। मैं खामोशी से अंदर गई और बच्चों के पीछे बैठ गई। वहां मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं घर वापस आ गई और हिम्मत जुटाकर अपने वालिदैन यानी कि पेरेंट्स से स्कूल जाने के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल जाने के लिए मना कर दिया था। आगे है, मेरे गांव की एक उस्तानी ने मेरे वालिदैन को समझाया कि तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। उस्तानी ने उनको बताया कि उनको मेरी 5वीं जमात तक की तालीम के सिलसिले में कोई भी पैसे यानी कि रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी, मैं फ्री में पढ़ूंगी। उस्तानी ने समझाया कि हर बच्चे का हक है कि वो स्कूल जाए। न जाने कैसे मेरे वालिदैन जो थे वो राज़ी हो गए, रजामंद हो गए और मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ना ला सकी, लेकिन मैं हमेशा बहुत सवाल पूछा करती थी अपने उस्तादों से। अब देखो आगे है कि हिसाब लगाओ कि स्कूल से मुताल्लिक मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया यानी कि चीज़ों पर साल भर में कितनी रकम खर्च होती है। जैसे कि यहाँ पर अशिया यानी कि चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि फ़ीस जाती है सरकारी स्कूल की 8वीं के बाद से 1200 रुपये, है ना। एग्जामिनेशन फ़ीस जाती है। 9वीं क्लास से हमें फ़ीस देनी होती है। स्कूल आने जाने में अगर जिन बच्चों का स्कूल पास है तो उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। कॉपियाँ 100 रुपये तक की आ जाती हैं। कलम पेंसिल स्टेशनरी भी 100 रुपये की, यूनिफॉर्म 300 की, बस्ता भी 300 का, खाने का डब्बा अगर घर में मौजूद हो तो ले जा सकते हैं। इसी तरीके से सब चीज़ों की कीमत आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2500 रुपये होते हैं। अब है पेज नंबर 40। सवाल नंबर 1, आपने अपनी किताबों पर इस साल कितनी रकम खर्च की? तो आप लिखेंगे कि इस साल मैंने अपनी किताबों पर 500 रुपये की रकम खर्च की। आप अपनी मर्जी से कोई भी रकम लिख सकते हो। सवाल नंबर 2 है कि तुम किस किस्म की स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करोगे? अपनी कॉपी में उसकी तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिफॉर्म बनाकर रंग भर सकते हैं। अगला सवाल है कि जमात में 2 ग्रुप बनाइए और इस मौजू पर बहस कीजिए कि क्या हमें स्कूल में यूनिफॉर्म लाजमी करनी चाहिए या नहीं। तो पहला ग्रुप जो है उनका कहना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होने से सभी एक जैसे लगेंगे, लिहाजा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा ग्रुप उनका कहना है कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए ताकि गरीब भी बिना खर्च के पढ़ सके। अगला टॉपिक है
स्कूल में रहना। स्कूल में रहना। वक्त गुजरता गया और जल्द ही मैंने 5वीं जमात पूरी कर ली। मुझे मालूम था कि छठी जमात में हमारे अखराजात यानी कि खर्चे ज़्यादा होंगे। मेरे वालिदैन ने कहा कि वक्त आ गया है कि अब मैं स्कूल को अलविदा कहूँ, लेकिन मैं अभी और पढ़ना चाहती थी। मुझे इसकी एक राह मिल गई। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी और इस तरह जो रकम मुझे उससे मिली मैंने आगे अपनी तालीम को जारी किया, यानी कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अमृता ने अपने आगे के लिए पैसे इकट्ठा किए। देखो यहाँ पर अमृता की पिक्चर भी है और ये यहाँ पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है ट्यूशन। एक मीठी याद। मुझे याद है कि कुछ बड़े लड़के भी मेरे गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनको ये बात पसंद नहीं आई कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। वो बच्चों को डराने धमकाने लगे ताकि वो मेरे पास न पढ़ने आए, और कुछ दिनों के लिए सब बच्चों ने सिवाय 2 बच्चों के मेरे पास आना छोड़ दिया। लेकिन जल्द ही वो दोबारा वापस आ गए क्योंकि मैं उनको मेहनत और ध्यान से पढ़ाती थी। आगे है, क्या तुम किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता हो लेकिन ऐसा ना कर सका हो? उसके बारे में जमात में बातचीत करो। तो यहाँ पर है कि हमारे मोहल्ले में एक घर में एक औरत काम करती है। उसकी लड़की भी उसके साथ आती है माँ का हाथ बटाने। वो लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ ना सकी। आप अपनी मर्जी से इस आंसर को चेंज करके भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आए। अब है बुक का पेज नंबर 41। हर एक बच्चे को हक है कि वे 8वीं जमात तक मुफ्त में तालीम हासिल कर सके। क्या तुम समझते हो कि तमाम बच्चे 8वीं जमात तक पढ़ने में कामयाब हो सकेंगे? इस पर गुफ्तगू करो। तो आंसर में लिखोगे कि सभी बच्चे 8वीं जमात तक तालीम हासिल नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बच्चे अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो वो गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते। अब है आहिस्ता आहिस्ता मैंने गांव के दूसरे वालिदैन से भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में बात करना शुरू की। अमृता कहती है कि उसने क्या किया कि गांव के जो और दूसरे वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उनसे भी बच्चियों को पढ़ाने के बारे में बात करना शुरू की। मेरे वालिदैन ने भी मुझे मेरे काम में मदद करनी शुरू की। मेरी माँ घर का तमाम काम खुद कर लेती थी ताकि मुझे पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त मिल सके। आगे है कि स्कूल से शहद की मक्खियाँ पालने तक। अब देखो किस तरीके से अमृता शहद की मक्खियाँ पालती है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, ये रही। मैंने किसी को बताए बगैर मोटरसाइकिल चलाना भी सीख लिया। यहाँ पर अमृता मोटरसाइकिल चला रही है। मैं गिरी भी और कई बार मेरे चोट लगी लेकिन बहुत मज़ा आया। यहाँ पर देखो इस पिक्चर के अंदर अमृता आपको दिख रही है। स्कूल से शहद की मक्खियाँ पालने तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। अमृता कहती है शहद की मक्खियाँ लीची के फूलों की तरफ खिंचती हैं। बहुत से लोग शहद की मक्खियाँ पालते हैं और उनसे शहद जमा करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, शहद की मक्खियाँ पाल सकती हूँ। मैंने एक कोर्स किया जो कि सरकार की जानिब से इसके बारे में, मक्खियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए चलाया जा रहा था। इसमें दाखिला ले लिया। इस कोर्स में मैं ही एक अकेली लड़की थी, वाहिद लड़की थी। तरबियत के दौरान मुझे मालूम हुआ कि शहद की मक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर के अरसे में अंडे देती हैं, लिहाजा शहद की मक्खियाँ पालने का मेरे पास ये एक बेहतरीन वक्त था। तो अगला सवाल है कि क्या तुमने कुछ कीड़े मकोड़े फूलों के इर्द गिर्द देखे हैं? उनके नाम लिखो। तो कौन कौन से देखे हैं? शहद की मक्खी, भंवरा और तितली ये फूलों के इर्द गिर्द मंडलाते हैं। अपनी कॉपी में इनके चित्र बनाओ। आप सुंदर सी तितली और भंवरे के चित्र भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपका क्या ख्याल है कि वो फूलों के नज़दीक क्यों आते हैं? मालूम करो। तो जवाब में लिखोगे कि वो फूलों के नज़दीक फूलों का रस चूसने आते होंगे। आगे है, जब शहद की मक्खियाँ उड़ती हैं उस वक्त एक किस्म की आवाज़ आती है। क्या तुम इस आवाज़ की नकल कर सकते हो? तो जू ऐसे करके आवाज़ आती है, आप नकल करके कर दिखा सकते हैं क्लास में एक्टिविटी के ज़रिए। अब देखो आगे है, शहद की मक्खियाँ और बचाव। मैंने शहद की मक्खियाँ पालने का कोर्स मुकम्मल कर लिया, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि खुद अपना काम शुरू कर दूँ। मैंने पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा और कुछ ही अरसे में 5000 रुपये जमा करने में कामयाब हो गई। इस रकम से मैंने शहद की मक्खियाँ पालने के लिए 2 संदूक खरीदे।
हर एक संदूक की जो कीमत थी वो 2000 रुपये थी, तो 2 संदूक खरीदने की कीमत 4000 रुपये हुई। और जो 1000 रुपये बचे, बाकी रकम बची, उससे मैंने शक्कर खरीदी शहद की मक्खियों के लिए शीरा बनाने के लिए और दवाएं जिनसे उनके छत्ते साफ किए जाते हैं। देखो यहाँ पर अनीता की कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, किस तरीके से वो शहद की मक्खियों का पालन कर रही है। अब है पेज नंबर 43। ये सितंबर के महीने की बात है। दिसंबर तक मेरे पास इतनी शहद की मक्खियाँ तक कि मुझे और 2 संदूक मज़ीद ख़रीदने पड़े। मैं अब भी शहद की मक्खियाँ पालने के बारे में सीख रही थी। कई बार शहद की मक्खियाँ मुझे डंक मारती थी और मेरे हाथ और चेहरे पर सूजन आ जाती थी। काफ़ी तकलीफ़ होती थी। मैं किसी से शिकायत कैसे कर सकती थी, क्योंकि मैंने इस काम को करने का खुद ही फैसला लिया था। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बता देती हूँ। सवाल 1 है कि आपके इलाके में जिस्म के किसी हिस्से पर शहद की मक्खी डंक मारे तो लोग क्या करते हैं? तो शहद की मक्खी के डंक मारने पर चूना लगाते हैं। आगे है कि अपनी कॉपी में शहद की मक्खी की तस्वीर बनाओ, उसमें रंग भरो और उसका कुछ नाम रखो। तो यहाँ पर देखो शहद की मक्खी का आप अपनी मर्जी से चित्र बनाकर उसका नाम रख सकते हो। आगे है कि लीची के पेड़ों पर फरवरी में फूल आते हैं। मैं अपने चारों संदूक लीची के बागत के पास रख देती हूँ। मुझे हर संदूक से 12 किलोग्राम शहद हासिल होता है, यानी कि 4 थे और हर संदूक से 12 किलोग्राम शहद हासिल हो रहा था। मैंने इसको बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। ये मेरी शहद की मक्खियों की पहली आमदनी थी। अब मेरे पास 20 संदूक हैं। अनीता के 20 बक्सों की कुल मिलाकर क्या कीमत होगी? तो 40,000 रुपये होगी, क्योंकि एक संदूक है 2000 का और कितने खरीदे हैं 20, तो 2 2 ज़ा 4, कितने ज़ीरो आए? 4 ज़ीरो, यानी कि 40,000 रुपये के 20 संदूक खरीदे अनीता ने। आगे है, हर रोज़ मैं साइकिल से अपने कॉलेज जाती हूँ। मेरा कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब कॉलेज जाती हूँ, मेरी वालिदा शहद की मक्खियों के लिए शीरा तैयार करती हैं। मेरे वालिद शहद की मक्खियों की देखभाल करते हैं और संदूकों में से शहद बाहर निकाल लेते हैं। अब तुम भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जानते हो। देखो यहाँ पर हमने अनीता के बारे में इतनी सारी बातें जान ली कि उसने किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखी, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया, पैसे जमा करे, बक्से ख़रीदे, शहद की मक्खियों को पालने का कोर्स किया, वगैरह वगैरह। अब है पेज नंबर 44। यहाँ पर भी एक पिक्चर दी गई है। आसपास के तमाम गांव में अनीता को सब जानते हैं। वो गांव के तमाम जलसों में शिरकत करती है, यानी कि शामिल होती है और बताती है कि हर एक के लिए ये कितना ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करे। कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन अनीता जानती है कि वो क्या करना चाहती है और वो वही करती है जैसा वो वाकई करना चाहती है, यानी कि वो लोगों के मजाक उड़ाने पर अपने हौसले को कम नहीं करती है और अपनी सीधी राह पर चलती रहती है। अनीता एक होलसेलर बनना चाहती है ताकि गांव वाले अपने शहद की मुनासिब कीमत हासिल कर सकें। अब यहाँ पर देखो एक सवाल है कि अनीता और उसके गांव के और लोग 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से शहद खरीदते हैं। तुम्हारे शहर में 1 किलोग्राम शहद की क्या कीमत है? तो हमारे यहाँ 350 रुपये या 450 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से शहद की कीमत है। तुमने शहद के कौन से मुख्तलिफ रंग देखे हैं? पीले रंग में, काले रंग में और सफ़ेद रंग में शहद देखा है हमने। क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? ये किस मसरफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तुम्हारे घर में शहद शिकंजी में इस्तेमाल होता है और भी दूसरी चीज़ों में, जैसे कि खांसी वगैरह होने पर इसको बच्चों को चटाया जाता है अदरक के रस के साथ। बस आप इतना ही लिख देना। आगे है, हर एक शहद के छत्ते में एक मलका भी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में बहुत कम नर मक्खियाँ होती हैं, ज़्यादातर मक्खियाँ मजदूर मक्खियाँ होती हैं। ये मक्खियाँ सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। ये छत्ते बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। अब है पेज नंबर 45। वो फूलों के एतराफ़ उड़ती रहती हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ, ताकि शहद हासिल कर सकें। वे फूलों के अंदर से शहद के लिए रस जमा करती हैं।
कहाँ से शहद के लिए रस जमा करती हैं? फूलों में से। जब एक शहद की मक्खी फूलों में से रस दरियाफ्त यानी कि दरियाफ्त कर लेती है, ढूंढ लेती है, तो वो एक मखसूस किस्म का रक्स करती है यानी कि नाच करती है, जिसके ज़रिए और मक्खियाँ समझ लेती हैं कि रस किस जगह पर मौजूद है। मज़दूर मक्खियाँ भी छत्ते के लिए बहुत अहम होती हैं। अगर मज़दूर मक्खियाँ ना होती तो छत्ता बनने और ना ही शहद जमा हो, और शहद के बगैर छत्ते की बाकी मक्खियाँ भूखी ही रह जाती अगर मज़दूर मक्खियाँ ना होती। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए कोई ख़ास काम नहीं करती हैं, ज़्यादातर मादा मक्खियाँ ही छत्ते के लिए काम करती हैं। अगला सवाल है कि शहद की मक्खियों की तरह और कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो इज्तिमाई यानी कि एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हैं? तो चींटियाँ, दीमकें और टिड्डे वगैरह भी अपनी पूरी ही कम्युनिटी के लिए एक जगह इकट्ठे होकर ग्रुप्स में काम करते हैं। आगे है, चींटियाँ शहद की मक्खियों की तरह रहती हैं और साथ साथ काम करती हैं। चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ उनकी निगरानी करती हैं अंडों की, और चींटियों के घर की हिफाजत करती हैं। कारगुजार चींटियाँ हम्मा वक्त खाने की तलाश करके बिल में लाने में मसरूफ़ रहती हैं यानी कि खाने को। तो क्या तुमने देखा है कि चींटियाँ कहाँ रहती हैं? तो चींटियाँ मिट्टी के नीचे बिल बनाकर रहती हैं। आगे है कि किस किस्म के खाने की चीज़ें चींटियों को अपने करीब लाती हैं? फहरिस्त बनाएं। तो मीठी चीज़ें, अनाज, मरे हुए कीड़े मकोड़े चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि चींटियों की एक सफ़ यानी कि लाइन को देखो, उसका रंग क्या है? तो उस सफ़ का जो रंग है वो लाल है। अगला सवाल है कि क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? किस तरह की चींटी थी, काली या लाल, बड़ी या छोटी? तो हाँ, लाल चींटी ने काटा था, वो छोटी थी। अगला सवाल है कि क्या चींटियाँ कभी तुम्हारे करीब आती हैं और कब? हाँ, जब कोई मीठी चीज़ पास होती है। नेक्स्ट है कि गौर से कुछ बड़ी और छोटी चींटियों को देखो। एक चींटी की कितनी टांगें होती हैं? तो बड़ी चींटी की भी 6 होती हैं और छोटी चींटी की भी 6 टांगें होती हैं। अपनी कॉपी में चींटी की तस्वीर बनाओ। यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं, देखकर बना लेना। मूंगफलियाँ खाते वक्त उसके छिलके फेंक देते हो, इन छिलकों का इस्तेमाल कर तुम कुछ कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप अपने आप एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि भंवरा, तितली, मधुमक्खी, मकड़ी, चींटी, सब आप एक्टिविटी के ज़रिए बना सकते हो। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।